नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और वक्त है जवाब देना पड़ेगा का। शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर कर दिए। अनंतनाग में 2 एनकाउंटर में मारे गए आतंकी। राज्य में कई जिलों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो बड़ी जानकारी लगातार आपको बताते हुए, एंटी टेरर ऑपरेशन इस वक्त जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में, जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से जो आतंकवादी वारदातें हैं वो बढ़ चुकी हैं और इसको लेकर के अलग अलग जगहों पर वहां पर ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है। 2 अलग अलग एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर किया गया। और अभी भी जो जानकारी हमारे पास आई है वो ये कि कई हिस्सों में इस वक्त वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई हिस्सों को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आतंकी उत्पात करेंगे तो चुन चुन कर मारेंगे और तमाम जगहों पर इस वक्त सेना पूरी तरीके से ग्राउंड जीरो पर ऑपरेशन के जरिए आतंक का खात्मा करते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को इसी बीच एक बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी, और हाल के दिनों में विशेष तौर पर जब से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए तब से हमने देखा कि किस तरीके से जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो बढ़ चुकी हैं। कई जगहों पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनको निशाना बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंक की सफाई के लिए तत्परता से सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं। घाटी में 4 जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिली है। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में 3 आतंकी ढेर किए। इस ऑपरेशन में सेना के जवान भी जख्मी हुए हैं। बांदीपोरा, बडगाम, पुंछ और श्रीनगर में सेना आतंकियों को तलाश रही है। दरअसल घाटी में आई शांति आतंकी आकाओं को खल रही है। कश्मीर में संपन्न हुए चुनाव से भी पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की नींद उड़ी हुई है और इसीलिए वो घाटी में फिर से बारूदी मौसम लाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय सेना और सुरक्षा बल मिलकर आतंक की सफाई के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इस वक्त की मौजूदा स्थिति पर क्या कहा है। एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। खानियार एरिया शहर श्रीनगर का बीच वाला एरिया है। हाँ, ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। सब किस तरह का असर इससे पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए। ये इन चीज़ों से कामयाब नहीं होंगे। हम इसे निपट लेंगे इंशाअल्लाह। लोग इसके साथ नहीं हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष को भी आपने सुना। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके इस वक्त सरकार है जम्मू कश्मीर में, जो ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों को गिरफ्तार करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि उनके पीछे कौन है। लेकिन आतंकवाद पर फारूक अब्दुल्ला के इसी स्टेटमेंट पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि रहनुमा बनने के बजाय घाटी को आतंकवाद मुक्त बनाने में मदद करे। आपको सुनवाते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है कि यह इस बात का प्रमाण है कि अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। यानी बहुत साफ है कि सत्ता के बाहर रह के बयान देना, उनके कई बयान बहुत आलोचना योग्य, गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्रहित के विरुद्ध थे। मुझे लगता है अब पावर में आने के बाद उन्हें हो सकता है इस बात का एहसास हो रहा हो। तो ये उनके बदलते हुए नजरिए का प्रतीक है कि देश विरोधी शक्तियां किस प्रकार से काम कर रही हैं। तो मैं यह भी अपेक्षा करूंगा कि अब उमर अब्दुल्ला की सरकार उसी दृढ़ता के साथ उन विदेशी शक्तियों को जो भारत और कश्मीर के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहती हैं, उनका दमन करने में, उनका शमन करने में मोदी सरकार का सहयोग करेगी।
तो आतंकवाद के विरुद्ध चल रहे ऑपरेशन और इस पर जारी सियासत पर ही हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अब से थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत करते हुए ध्रुव कटोच साहब, और यही सवाल, क्योंकि सियासत इस मसले पर होती रहेगी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर आतंकवादी ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे, अगर आतंकवादी हमारी सेना को टारगेट करेंगे, अगर आतंकवादी वहां पर काम कर रहे मजदूर को टारगेट करेंगे, तो उनका इलाज क्या होना चाहिए? प्रिया जी धन्यवाद। देखिए, इनका इलाज तो एक ही है, जो भी आतंकवादी भारत में आता है उसको खत्म करने की आवश्यकता है। ये मैसेज बिल्कुल सही तौर पे पूरे देश में जाना चाहिए, पाकिस्तान में जाना चाहिए, और जितने भी उग्रवादी हैं उन तक जाना चाहिए। एक बार आपने बंदूक उठा ली, आपका खात्मा निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और ये मैसेज भारतीय सेना और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बिल्कुल सही तरीके से दी जाती है। दूसरा चीज हमको ये करना पड़ेगा, एक तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने की बहुत आवश्यकता है। तो इस समय पर पाकिस्तान के ऊपर भारत का डिप्लोमेटिक प्रेशर और इकोनॉमिक प्रेशर लगातार चलता आ रहा है, जो बहुत सफलतापूर्वक है। आप देखोगे कि पूरे विश्व में पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट, और सभी लोग यही समझते हैं कि ये एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर है, और पाकिस्तान के चाहने वाले भी बहुत कम रह गए हैं पूरी दुनिया में। लेकिन इसके साथ मुझे लगता है पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री दबाव का भी जरूरत है, और जब तक ये दबाव पाकिस्तान की सेना तक ना पहुंचे और पाकिस्तान की सेना को पीड़ा ना हो, ये पूरी तरह से हल होने वाला नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दर्द जो है वो इस्लामाबाद में और पिंडी में जाना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान की सेना अपने हेडक्वार्टर्स को बोले, साहब हम और सह नहीं सकते हैं, अभी आप समझौता करिए या ये काम बंद करिए। तब जाके ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये चुटपुट घटनाएं चलती रहेंगी। दुख होता है जब हमारे जो सिविलियंस है वहां पर काम करने के लिए आए हैं, वर्कर्स हैं, उनको टारगेट किया जाता है। लेकिन इनको भी हम खत्म कर देंगे, और सेना की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई भी छूट होगी। और हर किसी को भरोसा है, यकीन है कि जवाब दिया जाएगा। ध्रुव साहब, जब देश में कहीं पर भी आतंकवादी घटनाएं ऐसी होती हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस देश में रहने वाला हर एक बाशिंदा, उसका दिल झकझोर जाता होगा, उसका खून खौल जाता होगा, और हर कोई चाहता होगा कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन उन लोगों का क्या जो कि इन आतंकियों के हमदर्द बनते हैं? नहीं, देखिए, जो भी आतंकियों के हमदर्द बनते हैं, मुझे लगता है उसका रिजल्ट जब भी इलेक्शंस होते हैं वहां पर बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए कि पब्लिक उनका साथ नहीं है। कश्मीर में आप देखोगे जिस प्रकार से स्थिति बदली है पिछले 5 सालों में, जो स्थिति पहले होती थी और जो स्थिति अभी है, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। और जितने भी हमको इस समय पर सक्सेसफुल इनकाउंटर्स हो रहे हैं उग्रवादियों के साथ, इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक की तरफ से ही मिल रही है। मैं मानता हूं कि कुछ जगह पर वो नहीं मिली है, तो 100% पब्लिक सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी 70-80% तक पब्लिक सपोर्ट मुझे लगता है अभी आ रहा है। और जैसे ये 80%, ये 95-100% तक आ जाएगा, तब कोई भी उग्रवादी वहां पर काम करने की हिम्मत भी नहीं रखेगा। पाकिस्तान भी नहीं रख सकेगा और ये लोग भी नहीं रख सकेंगे। तो उस स्थिति पर हम पहुंच रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं है। तो मेरे अपने ख्याल से ये जोर जो लगाया है सेंटर की तरफ से, सेना की तरफ से और स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से, ये लगातार चलना चाहिए अगले कम से कम 2 या 3 साल तक, और ये फिर पूरा जड़ तक ये जो मामला है ठीक, और इसकी जरूरत भी है। हमारे साथ इस वक्त कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी साहब भी मौजूद है। त्यागी साहब, आपका भी स्वागत करते हुए, और यही सवाल जो यहाँ पर ध्रुव जी ने जो बात कही उसी को आगे बढ़ाते हुए, कि हाल के दिनों में जो आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, खासतौर पर चुनाव के बाद, इसके पीछे कारण आपको सर क्या नजर आता है? क्या ये कि जम्मू कश्मीर में लोगों ने बड़े उत्साह से अपने लोकतंत्र के अधिकार का निर्वहन किया, वहां पर वोटिंग में हिस्सा लिया, क्या ये बातें आतंकियों को जो सरहद पार बैठे हुए हैं, क्या उनको ये बातें खल रही हैं? इसी वजह से बौखलाहट में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, मैं माफ करना, इस नैरेटिव से सहमत नहीं हूँ कि पहले 50 लोग मारे गए थे एक साल में, इस साल 40 मारे गए हैं, लिहाजा 10 कम हो गए। जब युद्ध नहीं हो रहा तो एक भी क्यों मारा जा रहा है? अब आप सोचिए और समझ में आ जाएगा, ये नहीं कि कौन क्या है। जब
टीआरएफ ने, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने श्रद्धालुओं की बस के ऊपर किसी आदमी को 6,000 रुपए देके लोकेशन लेके अटैक किया था, तब उन्होंने ये कहा था कि हम नॉन लोकल्स को, श्रद्धालुओं को कश्मीर में नहीं आने देंगे, नहीं बसने देंगे, यानी कि कश्मीर केवल कश्मीरियों का है। और अब जरा सोचिए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये एजेंडा नहीं है? अब आज बेशक फारूक अब्दुल्ला जी ये कह रहे हो कि भाई इन आतंकियों को मारो मत, इन्हें पकड़ो और पता लगाओ कि कौन इनको करवा रहा है, कैसे पकड़े बगैर मारे हुए। अब सवाल ये उठता है कि यही फारूक अब्दुल्ला जी थे जो ये कहा करते थे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, यही थे जो कहते थे कि हिंदुस्तान की सेना अब पाकिस्तान के आतंकियों से मिली हुई है, और यही थे जो कहते थे कि अगर चीन का राज हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है। आज क्या कपड़े बदल लेने से आदमी का कैरेक्टर और स्वभाव बदल जाता है? आज ये जो कुछ कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हमले होते नहीं है, ये हमले करवाए जाते हैं, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाया जाता है। जो स्लीपिंग सेल है, जो ओवरग्राउंड वर्कर है, वो तो मार लिया है, कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ लिंकेज होगा, लेकिन उनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज कौन दे रहा है? जड़ कहाँ से है? और तो जड़ दिखाई देगी तो आपका ध्यान जाएगा बहुत सारे लीडर्स की तरफ, जिनमें से एक का नाम श्रीमान फारूक अब्दुल्ला है, जो हर समय मौसम के हिसाब से अपने बदलाव, अपने विचार, आचरण और भाषण बदलते हैं। त्यागी साहब, उन्हीं के नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेटमेंट से आप कितने सहमत हैं जो कि ये कहते हैं कि आप बातचीत कीजिए, बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकालिए? वो पाकिस्तान जो कि आतंकवाद की सप्लाई कर रहा है, वो आतंकवाद जो कि हमारी सेना के जवानों पर हमला कर रहा है, हम उससे पहले बातचीत करें, हम ये ना देखें कि वो गोलियां बरसा रहा है हमारे ऊपर। क्या कमाल की बात ये फारूक अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं कि बातचीत कीजिए। मैं इनको बताता हूँ, तर्क से बताता हूँ, ये नहीं कि मैं उनके अगेंस्ट हूँ। हिंदुस्तान के हर प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू ने इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान को उसके हक से ज्यादा पानी दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में युद्ध जीतने के बाद भी हाजी पीर पास को पाकिस्तान को वापस कर दिया। इंदिरा गांधी ने 93,000 सिपाहियों को पकड़ने के बाद भी उनको छोड़ दिया। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी तो बाकायदा एक शांति की बस लेके लाहौर चले गए, और हमारे नरेंद्र मोदी जी भी नवाज शरीफ के घर में एक शादी में चले गए, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने कमर में छुरा घोंपा। अब सवाल ये उठता है कि हम ये दया, क्षमा, सहनशीलता कब तक करते रहे? अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता तो हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। लिहाजा अब माफी या बात करने का या सहनशीलता का समय नहीं है। अब तो मेरे 2-3 चीटे उपाय हैं। सबसे पहला तो ये है कि हम वेट करें कि 6 महीने बाद या 1 महीने बाद बड़ा एक्शन लेंगे। नहीं जी, जैसे ही आतंकवाद की घटना होती है तुरंत उसका एक्शन लिया जाए। कैसे? हमारे पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, अपाचे असॉल्ट हेलीकॉप्टर है, राफेल है, हमारे पास उनके लॉन्च पैड के लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड है। हम उनके ऊपर तुरंत हमला करें, छोटा हमला करें, तुरंत करें। यानी कि मेरे घर में आग लग जाए तो मैं संविधान की धाराओं को पढ़ने नहीं जाता, मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ। मेरा एक आदमी मारा जाए देश का तो क्या मैं तुरंत एक्शन ला लूं? नंबर 1। नंबर 2, जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नर है वो मिलिट्री गवर्नर होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर यूपी या बिहार नहीं है। मैम, वहाँ पे हमारी करीब आधी हिंदुस्तान की फौज है, और जो सिविलियन है वो ये नहीं जानता कि एक ग्राउंड बंकर में रहने का 24 घंटे का भी तजुर्बा क्या होता है। और तीसरा, वहाँ पे जब भी कोई एक्शन होता है हम जॉइंट ऑपरेशन करते हैं। जॉइंट ऑपरेशन में टाइम लगता है, तालमेल नहीं हो पाता। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो कहते हैं हम तो होम मिनिस्ट्री में है, जो फौज का सिपाही है वो कहता है हम तो डिफेंस मिनिस्ट्री में है, जो पुलिस वाला है वो कहता है मैं तो JNK के अंदर हूँ। इनकी तालमेल की बजाय इनका एक यूनिफाइड कमांड होना चाहिए। 1 कमांडर, इमीडिएट एक्शन,
ताकि रिएक्शन टाइम आपने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पहलू का जिक्र किया और मुझे लग रहा है कि जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, बहुत बेसिक आपने जानकारी दी और किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए ये बात भी आपने रखी है। ध्रुव साहब, आपके पास अब आते हुए और जिस तरीके से त्यागी साहब ने इस बात का जिक्र किया कि वहाँ पर अपनी रणनीति को बदलने की आवश्यकता है, और दूसरा पहलू ये कि दया, क्षमा, सहनशीलता, ये उम्मीद भारत से ही क्यों की जा रही है? पाकिस्तान क्या कर रहा है ये पूरी दुनिया क्या नहीं देख रही है? हमारे देश के नेता क्या नहीं देख रहे हैं? प्रिया जी, मैंने बहुत साल नौकरी उधर की है ग्राउंड के ऊपर जम्मू कश्मीर में, और ये जॉइंट ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं आपको यकीन दिला देता हूँ। ना तो इसमें कोई समय बर्बाद होता है, जो भी पलटन उधर है, जो आर्मी की है, जब भी उन्होंने ऑपरेशन करने हैं वो अपने समय पर, अपने टाइम पर, उसी समय पर कर लेते हैं। तो ये जो जॉइंटनेस जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, और ये तो मैं गारंटी दे सकता हूं। जहां तक रही दूसरी बात जो कही है, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जब तक हम पाकिस्तान की सेना को दर्द न दें तब तक ये मामला हल होने वाला नहीं है। उसके बाद ये बात हुई है कि क्या हम उनसे बातचीत करें। पाकिस्तान के साथ कभी भी बातचीत करने की त्यागी साहब आ रही, वो कंप्लीट कर ले फिर आती हूँ आपके पास। जी ध्रुव सर, पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पाकिस्तान बात करना चाहता है तो सिर्फ एक ही कश्मीर का मुद्दा है, वो गिलगित बाल्टिस्तान और मीरपुर मुजफ्फराबाद को वापस कब करेंगे, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। तो ये उनको साफ कह देना चाहिए कि अगर वो बात करना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज पर, एक मुद्दे पर बात होगी, ये वापस कब करना चाहते हैं और कितनी जल्दी पाकिस्तान इसको हमको वापस कर देगा। वो तो वैसे भी हमारे पास आ जाएगा, लेकिन कितनी जल्दी वो कर देगा वो ही बातचीत है। जहां तक रही टेररिस्ट की बात, देखिए अब्दुल्ला साहब ने कहा उनको आप पकड़ने की कोशिश करिए। ये बात सही है कि अगर आपको कोई अगर आप पकड़ सकेंगे तो उससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक, लेकिन ये हालात जो जमीन के ऊपर होते हैं वो इस प्रकार के हालात नहीं होते कि आप वो सरेंडर करेगा और आप उसको पकड़ के पीछे ले आए। ये बहुत ही कम मौके मिलते हैं। तो अगर फायर फाइट शुरू हो जाती है तो एक ही काम उधर है, उसको वहीं पर खत्म कर दिया जाए। लेकिन हमको उसके एक कदम और जाना चाहिए। जिस प्रकार से इस समय पर वो बॉडीज को दफनाया वगैरह जाता है, मुझे लगता है ये सब प्रोटोकॉल खत्म कर देना चाहिए। जो भी उधर लाश है उसको वहीं पर जला देना चाहिए, फोटो खींचो, वहां पर जला दो और खत्म करो मामला, कोई नाम निशान नहीं रहना चाहिए। और आखिरी बात जो मैं बार बार टेलीविजन चैनल्स में जहां पर भी मैं जाता हूं मैं बोलता हूं, जब भी कहीं से भी पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, इसका साफ मतलब है कि जो सीज फायर हमने किया है वो समाप्त हो चुका है। जो भी इर्द गिर्द के पोस्ट है पाकिस्तान के, उनको 100% बर्बाद कर दो, तब जाके वो डेटरेंस उधर पैदा होगा। मैं मानता हूं एस्केलेशन होगी, लेकिन अगर भारत ने पाकिस्तान की सेना को दर्द देनी है, ये एस्केलेशन लेना पड़ेगा, और जब वो एस्केलेट करेंगे हम 10 गुना और एस्केलेट कर देंगे। और ये तब तक करते रहो जब तक पाकिस्तान की सेना घुटने पर ना आए। इस समय पर पाकिस्तान की सेना एक बड़ा लो कॉस्ट वॉर वेज कर रही है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 2 उग्रवादी आए, 10 आए, 20 आए और 20 मर गए, उनको नुकसान नहीं हो रहा है। उनका बड़ा लो कॉस्ट ऑपरेशन है। भारत को यहां पर कीमत उठाना पड़ती है। कितने हमारे अपने सेना के लोग वहां पर रखे हैं। तो एक बात जैसे मैंने शुरू में बताया, पाकिस्तान को दर्द देने की जरूरत है, उनके पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को, लेकिन ज्यादा करके उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को। बिल्कुल, आपने बड़ी बात का जिक्र किया। त्यागी साहब, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते थे बीच में, जल्दी से कंप्लीट करें। और ये सवाल ये भी कि ध्रुव सर ने ये भी बोला कि भाई बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता। अगर मान लीजिए आप ग्राउंड पर उतरते हैं, आप सिक्योरिटी और सेना की पूरी टीम है, सुरक्षा बल की पूरी टीम है, वहां पर अगर आतंकी मौजूद है, वो फायरिंग करे और आप जाएंगे गिरफ्तार करने, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है त्यागी साहब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम तो फारूक अब्दुल्ला की बात से सहमत है और कटोच साहब की बात से सहमत है, और इनकी एक बात से और भी सहमत है। देखिए, जो उग्रवादी है उनको तो आप 72 बोरों का वो देके कहीं से भी इकट्ठा कर सकते हैं। एक सिपाही को बनाने में समय लगता है, मेहनत लगती है, पैसा लगता है। लिहाजा बिल्कुल सही कहा कि हमको उग्रवादियों को खत्म करने से वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो पाकिस्तान की सेना को नुकसान देने से मिलेंगे। कटोच साहब बड़े सीनियर है, मैं एक जूनियर ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, सर हमारी इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स क्या कम कैपेबल है? लेकिन हमको थिएटर कमांड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?
इसलिए पड़ी कि ये तीनों आपस में मिल जाएं, रिएक्शन टाइम कम हो जाए, जहां भी कहीं एक्शन लेना है हम इफेक्टिवली और क्विक एक्शन ले सकें। क्या वो क्विक एक्शन जॉइंट ऑपरेशन में हो सकता है? एक बटालियन में 4 कंपनी है, उनके आपसी तालमेल में समय लगता है। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज जो अलग मिनिस्ट्री में है, फौज जो अलग मिनिस्ट्री में है, पुलिस जो अलग मिनिस्ट्री में है। और मुझे बताइए, जो आज तक कितने जॉइंट ऑपरेशंस हुए हैं, उन जॉइंट ऑपरेशंस में रिजल्ट क्या है? 10% से ज्यादा नहीं होगा। 10-10 दिन ऑपरेशन चले जॉइंट ऑपरेशन एंड विदाउट रिजल्ट दे हैव कम आउट। इसलिए मेरा ये कहना है कि सिंगल कमांडो, एक सिंपल बात है, छोटी सी आर्मी है, एक केवल 13 लाख की, 144 करोड़ का देश है, कहीं आपदा आ जाए फौज को बुला लेते हैं, स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। क्यों भाई? कारण ये है कि उनका एक कमांडर है, एक कमांडर की आवाज जाती है, तुरंत एक्शन होता है। इफ एंड बट नो का कोई चांस ही नहीं होता। लिहाजा ऐसे केस में जहां हम एक लंबे समय से इसे सहन करते आ रहे हैं, सर अगर ये पहली बार हुआ था तो मान लेते, लेकिन जब बार बार होता है इसका मतलब कि नीतियों में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ, मैं एक वीर चक्र प्राप्त ऑफिसर हूँ, लड़ाई लड़ी है, युद्ध लड़ा है, लड़ाई के मैदान पर लोग कैसे काम करते हैं मैं जानता हूँ, समझता हूँ। इसलिए मेरा कहना यह है कि कमांडर शुड बी वन, देयर शुड बी यूनिफाइड कमांड। ये जॉइंट ऑपरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको बदलने की जरूरत है। अगर इससे रिजल्ट मिलने होते तो आज तक मिल गए होते ना। ठीक, क्या ठीक, इसका जवाब ले लेते हैं ध्रुव सर। नहीं, देखिए, जो कर्नल साहब, मैं उनकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जमीन के ऊपर जब ऑपरेशन होते हैं, ये तो मैंने बहुत ऑपरेशन किया, सालों तक किया मैंने, श्रीलंका में किया है, कश्मीर में किया है। जब हम ऑपरेशन के ऊपर जाते हैं तो इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं उधर बटालियन कमांडर हूँ, मैं ना तो अपने कमांडर से पूछता हूँ, ना तो नीचे वाले से पूछता हूँ, मुझे मालूम है जमीन के ऊपर क्या करना है और उसी समय पर हम एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, कोई पुलिस वाला उधर है तो है, नहीं है तो कोई उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि पुलिस है या बीएसएफ है। किसी भी जॉइंट ऑपरेशन में कोई बीएसएफ वाला उधर होता नहीं है। वो सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल जो डिफेंसिव पोजीशंस है वहां पर बीएसएफ डिप्लॉयड है। ये जॉइंट ऑपरेशन का मतलब, ये जब हम जॉइंट करवाते हैं तो इसका फायदा ये सेना को ये होता है कि जब ये बाद में पुलिस ये मामला दर्ज होता है पुलिस में, तो जो पुलिस वाला जाता है उसका नाम कोर्ट में दिया जाता है कि इस ऑपरेशन में इतने उग्रवादी मारे गए, और जो रिपोर्ट करता है वो पुलिस का कर्मी है, वो कर्मचारी है। तो बाद में जब कोर्ट उसको बुलाता रहता है वो पुलिस वाला ही जाएगा। उस प्रकार से सर, अब मैं इस डिबेट को किसी और तरफ ले जाना चाहती हूँ। खास तौर पर हाल में जितनी घटनाएं आई, टीआरएफ का नाम बहुत प्रमुख तौर पर आया टीआरएफ को लेकर के, और इसके अलावा एक और पहलू कि जो अगर मान लीजिए सेना का जो काफिला है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, एकदम से आतंकियों को कैसे पता चल जाता है कि वही उसी रास्ते से काफिला गुजरने वाला है? क्योंकि वहां पर आप दोनों तो एक्सपीरियंस्ड हो, आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत गोपनीय जानकारी रखी जाती है। क्या कोई लोकल इनपुट है, और अगर ऐसा है तो उसको ध्वस्त करना कितना चैलेंजिंग है? ध्रुव सर। अच्छा, देखिए, आपने 2 सवाल पूछे। सबसे पहले तो मैं इसका बताता हूँ, ये जब कॉन्वॉय जा रहा है तो उनको कैसे पता लगता है। अभी कई बार है जिस प्रकार से आर्मी के जमीन के ऊपर पोस्ट लगे हुए हैं, रोड एक ही है, तो उनको मालूम है कि जब भी इनका सप्लाई जाएगा उसी रोड के ऊपर जाएगा। अभी बात की रही समय, किस समय पर जाएगा वो, तो ये भी बात ठीक है कि उग्रवादी वहां पर 24 घंटे तो नहीं बैठ सकता है, लेकिन उसको भी मालूम होता है कि ठीक है तकरीबन इस टाइम पर होगा, कोई उधर बैठ जाएंगे, हो सकता है हमारा घाट जो एम्बुश है इधर लग जाएगा। आर्मी की लंबी कॉन्वॉय जब भी जाती है वहां पर रोड प्रोटेक्शन करके जाती है। इसका मतलब है कि रोड जो है वो दोनों तरफ से उसको सुरक्षित किया जाता है। उसके बाद पूरा दिन भर कॉन्वॉय चलती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम होता है जब सिंगल गाड़ी या 2 गाड़ियां जा रही हैं बगैर रोड प्रोटेक्शन की। इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब भी ये मूवमेंट इस प्रकार का होता है, ये कोई टाइम मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग होना चाहिए। अगर सिविलियंस को ये पता लग गया तो ये भी बात आपने कहा बिल्कुल जरूरी है, उनके भी वहां पर बताने वाले हैं, उनके जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, अंडरग्राउंड वर्कर्स भी हैं। तो इन वर्कर्स को खत्म करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि टेररिस्ट को, लेकिन इसको प्रूव करना कि ये वर्कर है या नहीं है वो थोड़ा सा मुश्किल उसमें पड़ जाता है। लेकिन काफ़ी हद तक जो सेना उधर ऑपरेट करती है वो अपने इंटेलिजेंस लिंक बना लेती है और तकरीबन ये काम वहाँ पर ये संभाल लेती है। इस प्रकार के हादसे बहुत कम होना चाहिए कि हमारी कोई कॉन्वॉय के ऊपर फायर हुआ है, लेकिन हो सकता है, अभी तक भी हो सकता है। अगर
रोड ओपनिंग की जाए तब तो 100% कोई फायरिंग नहीं हो सकती है, लेकिन 24 घंटे हर एक रूट पर रोड ओपनिंग करना वो नामुमकिन है, वो रिसोर्सेज की बात होती है। तो कभी कभी गाड़ियों को अकेला जाना पड़ता है, वो भी शॉर्ट डिस्टेंस जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है जो लोकल कमांडर है उसको उसकी देख रेख में ये कार्रवाई अगर हो रही है तो थोड़ा सा फौज को भी इसका ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सा हमारा इंटेलिजेंस प्रोसेस भी थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता है। त्यागी साहब, आपके पास आते हुए और एक सवाल ये कि हाल के दिनों में हमने देखा कि टारगेट किलिंग के किस तरीके से मामले वहां पर बढ़े हैं, चाहे यूपी के हों, बिहार के मजदूर हो वहां पर काम करने गए हों, इसके अलावा कोई अगर वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचा है, क्योंकि जम्मू में भी हमने देखा था कि वैष्णो देवी माता मंदिर दर्शन करने के लिए जो लोग पहुंचे थे उसमें अधिकांश राजस्थान के लोग थे, उनको टारगेट किया गया। क्या इसके पीछे गैप क्रिएट करना मकसद है कश्मीरी और नॉन कश्मीरीज के बीच? देखिए जी, मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि टारगेट किलिंग का सीधा सीधा मतलब ये है कि कश्मीर से बाहर के लोग यहाँ पे ना आए। कश्मीर कश्मीरियों का है, ये वही बात है जो फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो आतंकी चाह रहे हैं वही ये भी चाह रहे थे और मुझे लग रहा है अब भी चाह रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक कॉन्वॉय की बात बची, आप सोच के देखिए, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान की आर्मी कश्मीर में है, 3 आतंकी आए, हमला करके और चले जाए, क्या समझ रखा है सर? एक जमाना था, मैं जब सर्विस करता था, मैंने भी रेजिमेंट कमांड की है, तो उसमें जब हमारा कहीं कैंप लगता था तो लोग वहाँ ये कहते बहुत थे, माफी के अरे, साथ आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि एक लंबी बहस है, वक्त हमें इतनी की इजाजत देता था। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आतंक के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार आतंक के हमदर्द हमारे देश में जो हैं उनका इलाज कब होगा।